नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। कोलकाता से खबर आपको बता रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान कर दिया है। सर्वसम्मति से शुभेंदु नेता चुने गए हैं। तो बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी एक कद्दावर राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से हुई, लेकिन उन्होंने पहचान टीएमसी में बनाई थी। शुभेंदु अधिकारी का कद तब बढ़ा जब उन्होंने 2007 के नंदीग्राम आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसी आंदोलन ने ममता बनर्जी के लिए सत्ता की राह साफ की थी। तब वो टीएमसी में थे। ममता के भरोसेमंद लोगों में से थे। वो टीएमसी सरकार में सिंचाई, परिवहन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं। हालांकि 2020 के अंत में उन्होंने टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, जो बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु ने खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराकर अपनी ताकत साबित की थी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हुए थे। देखिए, इसे सीधे तौर पर बीजेपी के एक बड़े निर्णय के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने जिक्र किया कि अपना कद उन्होंने साबित किया है, तभी इस पोजीशन तक पहुंचे हैं। आइए मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उनसे हम और भी बातचीत कर लेते हैं। फाइनली मनोज जी, मोहर लग गई है। शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान अमित शाह ने कर दिया है। अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी होंगे और जाहिर सी बात है, जब हम इस बंगाल के चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं तो उस जीत को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरी कोर कसर किसी भी तरह की नहीं छोड़ी। हर चीज को लेकर उन्होंने ध्यान रखा, समीकरणों से लेकर किस किस नेता को कहां कहां तैनात करना है। हर एक राज्य से, अलग अलग राज्यों से जो है नेताओं की तैनाती, वहां पर उन्हें जिम्मेदारी किस तरीके से देनी है। बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये फल मिला है। निश्चित तौर पर देखिए, जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तो 1950, उसके बाद से 75 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है। वो बीजेपी लगातार वहाँ प्रयासरत रही, क्योंकि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जनसंघ के संस्थापक, जिन्होंने जनसंघ बनाया और बाद में भी जनता पार्टी बना, फिर बीजेपी बना। तो बीजेपी की बड़ी मंशा थी कि अपने जो संस्थापक के गढ़ में कमल खिले। लगातार 1.5 दशक से बीजेपी प्रयासरत थी। हम देख रहे हैं, पहले 3 सीट से उन्होंने स्टार्ट लिया। हालांकि इसके पहले जो एकादश सीट दार्जिलिंग की लोकसभा की जीत से रहे थे, गोरखा मुक्ति मोर्चा के सहयोग से, लेकिन ऐसा कोई विशेष जनाधार उनका था नहीं। एक बार ऐसी स्थिति बनी कि एक विधायक, जब ममता बनर्जी ने पहली बार सरकार बनाई तो बीजेपी का एक विधायक था, लेकिन फिर धीरे धीरे बीजेपी ने पेट बनाना शुरू किया। जैसे ऐसे कम्युनिस्ट और कांग्रेस जुड़ के गए, उनकी जगह बीजेपी लेती गई। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि 73 सीटें 80% वोट शेयर बीजेपी के साथ। इन 16 के चुनाव में बीजेपी को महज 3% वोट, 3 सीटें और 10% वोट शेयर मिला था, लेकिन बीजेपी ने प्रयास नहीं छोड़ा। और इसी खेल में बाद में जो पिछले चुनाव जो निकाला था 21 का, उसके 19-20 के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस के तृणमूल कांग्रेस के तमाम सारे बड़े नेताओं को तोड़ा, जिसमें सौगत राय भी थे, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी थे, जो उस समय ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते थे और परिवहन अधिकारी थे। और माना जाता है कि नंदीग्राम आंदोलन, जिसके बाद ममता राष्ट्रीय स्तर पर चमकी, उन्होंने नया दल बनाया, सरकार बनाई, उसके पीछे उस आंदोलन की पीछे बड़ी भूमिका शुभेंदु अधिकारी की भी थी। उसके बाद से बीजेपी को नजर में थे। बीजेपी ने जब उनसे इस्तीफा दिलाया, उसके बाद उन पर भरोसा जताया। नंदीग्राम में उनको चुनौती देने के लिहाज से ही पिछले चुनाव में ममता बनर्जी गई थी, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में बीजेपी ने पूरी अपनी प्लानिंग की। शुभेंदु अधिकारी को आगे रखते हुए जमावट की, संघ के कार्यकर्ताओं को झोंका गया। श्रमिक भट्टाचार्य, जो कि बीजेपी के पुराने नेता संघ से आते हैं, उनको फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। दिलीप घोष, जो कि यहाँ पे बड़े नेता रहे, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको बुलाया गया। अमित शाह ने खुद कमान संभाली और मैसेज दिया गया कि किसी भी नेता के बीच आपसी मनमुटाव नहीं होना चाहिए, सारे के सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जब चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद सरकार में सबकी अपनी अपनी भूमिका तय की जाएगी।
हमने देखा इसका नतीजा रहा है कि बीजेपी ने 207 सीटें जीती है और जो पिछली बार 216 सीट जीतने वाली टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट गई। खुद शुभेंदु अधिकारी ने आगे बढ़ के लीड किया और भवानीपुर, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता, पिछले चुनाव जहाँ 58,000 वोट से जीती थी, वहां पर उन्होंने शुभेंदु ने उनको चुनौती दी और 15,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीता। तो बीजेपी की नजर पहले से थी और बीजेपी ने इसलिए फैसला इसलिए अप्रत्याशित नहीं माना जा रहा था क्योंकि जैसा बाकी जगह हमने देखा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या तमाम जगह बीजेपी प्रयोग करती है, क्योंकि जहाँ वहाँ पीएम जो कार्डर था टीएमसी का वो सिस्टम में इतना समाहित हो चुका है कि उसको निकालने की एक ऐसा आदमी चाहिए था कि जुझारू हो, ममता बनर्जी की टक्कर का हो, टीएमसी के कार्डर उसको टक्कर ले सके, उसके साथ ही जिसके पास प्रशासनिक अनुभव हो, क्योंकि पहली बार आजादी के बाद पहली बार वहाँ सरकार बन रही है। तो इक्का दुक्का अगर लोगों को छोड़कर जो केंद्र में थोड़े से मंत्री रहे हैं या अभी मौजूदा सरकार में मंत्री है केंद्र में, बाकी किसी को प्रशासनिक अनुभव है नहीं, तो बीजेपी ये जोखिम नहीं लेना चाहती थी क्योंकि बड़े वादों के साथ पार्टी ने चुनाव लड़ा है और पार्टी से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीर हमने पहले दिन से देखा निकल कर आई है, लोगों का हजूम है, उत्साह है और इस जीत की चर्चा बांग्लादेश और पाकिस्तान तक है। तो जो कोर मुद्दे थे बीजेपी के कि टीएमसी का केडर सिस्टम बन चुका है उसको खत्म करना है, जो कटमनी के आरोप लगते रहे उसको खत्म करना है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बिगड़ गई है, क्योंकि अभी हमने देखा कि चुनाव के बाद नतीजे के बाद भी खुद उनके जो पीए हैं रथ उनकी हत्या कर दी गई है शुभेंदु अधिकारी के, कई सारे बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, हिंसा की खबरें आ रही हैं। तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना, घुसपैठियों की पहचान करना, उनको डिपोर्ट करना, बांग्लादेश की बॉर्डर पे तारबंदी के लिए सरकार केंद्र सरकार को जमीन देना, औद्योगिक विकास की स्थिति को वहाँ सुधारना, क्योंकि सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ था वो टाटा मोटर्स के कारखाने के कारण नंदीग्राम में शुरुआत हुई थी, जिसके बाद टाटा ने अपना वो कारखाना नैनो कार का कारखाना गुजरात शिफ्ट किया था और वहां पे ममता बनर्जी आई। इसके बाद औद्योगिक गतिविधियां लगभग ठप हो गई थी। जो कोलकाता पहले हमने देखा था कि आजादी के बाद पहले तो 2-3 दशकों में केंद्र राज्य की जो इकोनॉमी में देश की में 10% की जिसकी हिस्सेदारी थी वो घटकर 2 या 3% रह गई है। तो ये सारी चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, इसलिए ऐसे नेता पर दाव लगाया है जो टीएमसी के सारे दावपेच जानता है, जो ममता बनर्जी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी कह चुकी है कि वो सड़क पर उतरेंगे और उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं सिवाय वो टीएमसी की जो सर्वे है, क्योंकि राज्यसभा में वो जा नहीं सकती हैं, चुनाव होते हैं, अगर राज्यसभा में सीट खाली होके चुनाव हार जाएंगी। लोकसभा में अगर वो किसी समर्थक को टिकट मर्जी खाली कराती है सीट और चुनाव लड़ती है तो बीजेपी उसको हराने का पूरा प्रयास करेगी। विधानसभा में भी अगर रिस्क लेती है तो उसमें भी बड़े जोखिम है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो बिना एकदम फ्री जो ममता बनर्जी है वो पल पल में बीजेपी की राह में अड़ंगे लड़ाएगी। इसीलिए बीजेपी ने कैसे आदमी को चुना है जो ममता बनर्जी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकता है, कानून व्यवस्था के मुद्दा हो या टीएमसी से सड़क पर लड़ना हो या कोई दूसरे और कारण। बिल्कुल, जाहिर सी बात है ये बड़ा निर्णय है और इसको लेकर मनोज सर आप समझा भी रहे थे कि आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या होगी और क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए।